Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are discussing chapter number 24, that is analytical chemistry. In our previous topic, we discussed about classical methods of analysis. Today's our topic of discussion is modern method of analysis. Modern method of analysis की अगर बात की जाए तो modern method of analysis की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पेश आई? जो क्लासिकल मेथड था या कंबशन एनालिसिस था, उसकी सबसे पहले बात ये थी कि वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है या एम्पेरिकल फार्मूला है तो वो इनफ है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल बताने में, ठीक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप बता सकते हैं कि ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल कौन सा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास C2H6O है, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इससे इथेनॉल भी बनता है और डाइमिथाइल ईथर भी बनता है, ठीक है। सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चरल फार्मूला इज ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बहुत जरूरी है। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो हमें कैसे पता लगता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पता लग गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक से ज्यादा कंपाउंड्स का भी होता है। फॉर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मेनली 3 एस्पेक्ट्स आर कंसिडर्ड। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास चलें ये दो कंपाउंड्स बनते हैं, लाइक डाइमिथाइल ईथर भी बन रहा था और इथेनॉल भी बन रहा था। लेकिन अगर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे हमारे पास इथेनॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 341 केल्विन है, जबकि डाइमिथाइल ईथर जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन है। तो अगर आपके पास कंपाउंड है जो स्ट्रक्चर फार्मूला अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है कंपाउंड का, तो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें, केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है, जो कंपाउंड आया है, आप उसका रिएक्शन कराएं किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ। जैसे आपके पास इथेनॉल का अगर आप रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। लेकिन अगर आप डाइमिथाइल ईथर का रिएक्शन कराएं सोडियम के साथ तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट मींस कि अगर आपके पास कंपाउंड आता है तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास कंपाउंड कौन सा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब साइंटिस्ट ने देखा कि ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा डिफिकल्ट है बताना मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के कि कौन सा मॉलिक्यूल है, तो साइंटिस्ट ने एक न्यू टेक्निक डिस्कवर की जिसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारे पास क्या आता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फॉर determination of the structure of the molecule. Such area is called spectroscopy. The area of study in which there is an interaction between EMR and matter, and on the basis of this we determine the structure of molecule. This is called spectroscopy. अब हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? आप क्या करते हैं, एक मैटर जो भी आपके पास एलिमेंट है या एटम है, मैटर है, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उस मैटर पे टकराती हैं तो हमारे पास वो मैटर जो है उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से स्पेसिफिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और बाकी सब रेडिएशंस को ट्रांसमिट करता है। अब वो कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। ये मैटर वो हमारे पास रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो उस मैटर के साथ मैच करती है। जब मैच कर जाती है तो वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर देता है, बाकी सबको हमारे पास क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। जब वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके आगे एक ग्राफ, किसी भी आगे कंप्यूटर लगा होता है या कोई रिकॉर्डर लगा होता है जो हमारे पास ग्राफ बनाता है, ठीक है। वो ग्राफ क्या होता है? उस ग्राफ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो ग्राफ हमारे पास होता है ये जैसे ईसीजी का एक हमारे पास बनती है, इस तरह का हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है। अब स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो स्पेक्ट्रम हमें बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में, हमें स्पेक्ट्रम बताता है। जैसे हमारे पास इस दुनिया में किसी भी दो इंसानों के सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते,
लाइक आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, इसी तरह किसी भी दो मॉलिक्यूल या एटम्स का सेम स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेक्ट्रम किसकी यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे ये आपको दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये पास की जा रही है किसी भी मैटर से, ये जस्ट वो रेडिएशन जिसकी इस मैटर के साथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो डिफरेंट रेडिएशन होती हैं वो मैच कर जाती हैं, ये मैटर जस्ट उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और बाकी सब रेडिएशन को ये आप देखें ट्रांसमिट कर देता है। और आगे यहाँ पे एक ग्राफ, एक रिकॉर्डर सा लगा होता है जिसके ऊपर इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ जाता है, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन आगे टाइप्स में। Now what is electromagnetic radiations? Electromagnetic radiations हमारे पास क्या होती हैं? Electromagnetic radiations, the radiation which travel with the speed of light and it has electric and magnetic field are called electromagnetic radiations. ऐसी रेडिएशंस जो लाइट की स्पीड से मूव करती हैं और उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात की जाए तो अच्छा रेडिएशंस क्या होती हैं? Emission or absorption of energy from a source in the form of waves and matter is called radiations, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? ये डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। अच्छा, हमने बात की कि हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल एंड देयर कनेक्टिविटी विद वन अनदर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमें कौन बताता है? स्पेक्ट्रम बताता है। और स्पेक्ट्रम कैसे आता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो जब टकराती हैं किसी भी मैटर के साथ तो वो कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती हैं जो आगे हमें क्या देता है? स्पेक्ट्रम। ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम शो किया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस शो की गई हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस होती हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है रेडियो वेव्स हैं, माइक्रो है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज एंड गामा रेज है। रेडियो वेव्स की सबसे हाई वेवलेंथ होती है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेवलेंथ देखें आपको नजर आ रहा है कि क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है और वेवलेंथ हमारे पास इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है। ये विजिबल वाला पोर्शन जो है ये आपको डिटेल में बताया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। विजिबल में हमारे पास कौन से आते हैं? VIBGYOR, जो रेनबो के कलर्स भी होते हैं ये विजिबल रीजन में आते हैं हमारे पास। ये जैसे मैंने आपको, हम जब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैं बता दी थी कि हमारे पास UV रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास सारा वो स्पेक्ट्रम है। वेवलेंथ रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होती है और गामा रेज की सबसे कम होती है, ठीक है, तभी हमारे पास अर्थ पे नहीं पहुंचती। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कोई एक रेडिएशन नहीं है, डिफरेंट रेडिएशंस हैं। एक्स रेज को देखा जाए तो एक्स रेज का यूज है, मेडिकल यूज है, ठीक है, कोई हमारे पास फ्रैक्चर वगैरह होता है तो हमें एक्स रे से पता लगता है। रेडियो वेव्स जो है वो किधर यूज हो रही है? दीज आर द रेज रिसीव्ड बाय रेडियोस। माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव्स वगैरह होते हैं, ओवन्स वगैरह होते हैं, उनमें यूज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू H इंटू म्यू, सॉरी दिस इज स्मॉल h इंटू म्यू। H क्या है? H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है और म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। हमें पता है C होता है, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। अगर इसको रीअरेंज करें, लैम्डा म्यू को इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा C बाय लैम्डा। अब म्यू की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू H इंटू म्यू की जगह क्या आ जाएगा? C बाय लैम्डा, C इंटू 1 बाय लैम्डा। इस इक्वेशन को देख के आप ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? म्यू के साथ। मींस के डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ और हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ? वेवलेंथ के साथ। ऐसे हमारे पास रेज जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इट मींस कि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। हम कह सकते हैं जिसकी वेवलेंथ कम है तो मींस उसकी एनर्जी ज्यादा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट मींस कि उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। अब अगर आप देखें वेवलेंथ
सॉरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इट मीन्स कि उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। तो इस वाली रेडिएशन, इस वाली पिक्चर में देख के आप क्या कह सकते हैं? कॉस्मिक रेस की अगर ये सॉरी गैमा रेस की अगर हम बात की जाए, इसके बाद गैमा रेस से आगे हमारे पास कॉस्मिक रेस भी होती है, ठीक है। कॉस्मिक रेस भी इंक्लूड हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। गैमा रेस में हमारे पास अगर आप गैमा रेस की बात की जाए तो गैमा रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, इनकी एनर्जी सबसे हाई होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, ठीक है। गैमा रेस की हम बात कर रहे हैं। गैमा रेस की अगर आप वेवलेंथ देखें तो -12 है, बहुत कम इसकी वेवलेंथ है और इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसकी एनर्जी जो है वो हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है उसका और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और आप कह सकते हैं कि हाईएस्ट वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव्स की है, तो और सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी है? गैमा रेस की। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एनर्जी और वेवलेंथ का हमारे पास क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस के क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में केमिकल चाहिए होते हैं, जबकि जो कंबस्शन एनालिसिस था क्लासिकल मेथड, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स जो हैं तो वो हमें जरूरत पड़ते हैं और केमिकल्स वेस्ट भी ज्यादा होते हैं। लेकिन मॉडर्न मेथड में हमारे पास क्या होते हैं कि वेस्टेज जो है वो कम होती है। जो मॉडर्न मेथड है ये जल्दी हो जाता है, फास्ट है और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट्स में वो मॉडर्न मेथड से आते हैं और ये मेथड जो है सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? It is an instrument used to record the wavelength absorbed and the concentration of the absorbing species is called spectrophotometer. मैं आपको कह रही हूँ कि आगे एक रिकॉर्डर लगा हुआ होता है या कंप्यूटर टाइप्स होता है, तो वो हमारे पास उसका स्पेसिफिक नेम होता है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड करता है कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है, कितनी हमारे पास कंसंट्रेशन है, कितनी ये ग्राफ कैसा दिया, ये सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आता है। इंशाल्लाह हम ये जब ये सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। मेथड्स अगर बात की जाए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, फर्दर हमारे पास 5 मेथड्स हैं। NMR है सबसे पहला, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। इन NMR द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड आर रेडियो वेव्स। इसमें रेडियो वेव रेडिएशंस यूज की जाती हैं। इसमें हमारे पास NMR का क्या फंक्शन होता है? NMR आपको बताता क्या है? NMR आपको बताता है इट इज यूज्ड टू डिटरमिन दैट हाउ मच प्रोटॉन्स आर अटैच्ड विद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। के हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसमें जो हाइड्रोजन है वो हमें कौन बताता है? NMR बताता है। उन हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी, उनका एनवायरनमेंट सारा हमें कौन बताता है? NMR। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके नेम से पता लगता है अल्ट्रा वायलेट। इट मीन्स कि इसमें जो रेडिएशंस यूज होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट होती है और ये हमें अनसैचुरेशन कंपाउंड में अगर कोई भी जो मॉलिक्यूल जिसका आप स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है। ये रेडिएशंस देते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती हैं और ये हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे पास इसका नेम जरा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टाइप से नहीं यूज होती, इसमें हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है और वो हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है या एटम है, उसमें आइसोटॉप्स वगैरह हैं तो उनके बारे में बताता है, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है। एक्सप्रेस डायफ्रैक्शन मेथड जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? It is also used to determine the structure of molecule. It determines the distance between the two atoms, means bond length के बारे में हमें ये बताता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स थी। वन बाय वन हम इन सब टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, कैसे रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं, कैसे हमारे पास ग्राफ बनते हैं और ये कैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन ये कैसे बनता है, इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।